आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के गणित विषय की राज्य स्तरीय अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 जो दिनांक 24 दिसंबर 2024 को आयोजित होनी है, उस परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के उद्देश्य से हमारा यह दूसरा वीडियो होगा। इससे पहले हमने पहले वीडियो के अंतर्गत मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन होते हैं, एबेसैदा वाले क्वेश्चन, उनका अभ्यास कर लिया था। इस वीडियो के अंतर्गत हम रिक्त स्थान वाले प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। जैसा कि विभाग ने पैटर्न जारी करा है, उसके अनुसार आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में कुल 8 प्रश्न रिक्त स्थान वाले आएंगे। इन 8 प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का अंक भार 1 अंक का होगा, यानी कुल 8 अंकों के रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे। तो आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इन 8 अंकों की आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना। और इससे पहले हमने जो पहला पार्ट करा था उसमें भी आपके 10 अंकों की तैयारी करने के लिए मैंने बहुत सारे प्रश्नों को चैप्टर नंबर 1 से 9 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस वाले हैं, उनका अभ्यास करवाया था। अब इस वीडियो में भी हम चैप्टर नंबर 1 से 9 तक सभी चैप्टर में से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं जो रिक्त स्थानों में आ सकते हैं, उनका अभ्यास करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य डैश परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। दो परिमेय संख्याएं हैं, उनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है, यानी इस तरह का ये क्वेश्चन है। तो याद रखना बच्चों, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम असंख्य या अनंत या अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। तो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है, असंख्य परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। दोनों में से कोई एक आंसर लिखना है आपने। ओके, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में निरूपित कर सकते हैं डैश कहलाती है, जहां p व q पूर्णांक है तथा q का मान 0 नहीं है, q नॉट इक्वल टू 0 है। तो जिन संख्याओं को हम बटा के रूप में लिखा सकते हैं, p बटा q के रूप में दिखा सकते हैं, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है परिमेय संख्याएं। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q की फॉर्म में निरूपित कर सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। ओके, आगे तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी तरह का ही ये क्वेश्चन है, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं डैश कहलाती है, जहां p व q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, p बटा q के रूप में निरूपित कर सकते हैं, यानी p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसमें पूछा गया है कि वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के फॉर्म में निरूपित नहीं कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन में इसका पहले वाले क्वेश्चन में तो था परिमेय संख्याएं, लेकिन इसमें इसका आंसर होगा अपरिमेय संख्याएं। जिन्हें हम p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो तो परिमेय संख्याएं होती है, और जिन्हें हम नहीं लिख सकते उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ओके, आगे है इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। अब चौथा क्वेश्चन, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह डैश कहलाता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिल जाए, अगर इकट्ठी हो जाए, दोनों को हम इकट्ठा लिख लें, इनकी ग्रुपिंग कर दें, तो क्या बनेंगी? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर क्या बनाती है? तो इसका सही उत्तर है वास्तविक संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती है। ठीक है, आगे इसके बाद चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार डैश प्रकार का होता है। परिमेय संख्याओं को जब हम दशमलव रूप में लिखते हैं तो दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो याद रखना बच्चों, किसी भी प्रकार की जो परिमेय संख्याएं होती है उनके दशमलव प्रसार या तो शांत होंगे या फिर क्या होंगे, अशांत आवर्ती। यानी इसके दो आंसर हैं, एक तो है इसका शांत और दूसरा है अशांत आवर्ती। अब ये जो अशांत आवर्ती है ना, इसी का ही एक और नाम है अनवसानी आवर्ती। तो हम ये आंसर भी लिख सकते हैं, शांत अथवा अनवसानी आवर्ती या फिर शांत अथवा अशांत आवर्ती, दोनों में से कोई एक आंसर इसका लिखोगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हमसे पूछा गया है अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार डैश प्रकार का होता है। पहले वाले क्वेश्चन में था परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, तो उसके दो आंसर थे, या तो दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती होगा। लेकिन इसमें अपरिमेय संख्याएं पूछी है, तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है? अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है बच्चों अशांत
अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, अथवा इसे फिर हम क्या बोलेंगे, अनवसानी अनावर्ती। अशांत जो शब्द है इसी को ही अनवसानी कहते हैं। ठीक है, ये किससे होते हैं, ये इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से समझने हैं। अनवसानी आवर्ती क्या होती है, अनवसानी अनावर्ती क्या होता है। आगे है इसका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं के योग अथवा घटाव से प्राप्त संख्या डेश होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अगर हम योग करें यानी जोड़ करें अथवा घटाव करें तो जो संख्या प्राप्त होगी वो कैसी संख्या होगी। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं अगर जोड़ या घटाव होती है तो वो अपरिमेय होती है। आंसर क्या होगा, अपरिमेय होगा। ओके, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका 8वां, जिसमें हमसे पूछा गया है किसी बहुपद में चर की घात सदैव डेश होती है। कोई भी अगर बहुपद है उस बहुपद में चर होते हैं, उन चरों की घात क्या होगी। तो याद रखना, अगर कोई बहुपद दिया हुआ है तो उसमें चर की घात हमेशा क्या होती है, या तो 0 होती है या 1 होती है या 2 या 3 या 4 या 5, यानी 0 से स्टार्ट होती है। बहुपद की छोटी से छोटी घात क्या होगी, 0 होगी। फिर 0 से बड़ा 1 2 3 4, दशमलव में घात नहीं होती, बटे में घात नहीं होती, पॉइंटों में नहीं होती, माइनस में भी नहीं होती। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक पूर्ण संख्या। चर की घात क्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या 0 ही तो होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5। अब एक पूर्ण संख्या को हम ऋणोत्तर पूर्णांक भी कह सकते हैं। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब ऋण पूर्णांकों को छोड़कर जो बाकी जो पूर्णांक बच गए, पूर्णांक संख्याएं अगर हम ग्रुपिंग करें पूर्णांक संख्याओं की तो 3 प्रकार की होती है पूर्णांक संख्याएं। एक होती है ऋण पूर्णांक, एक होती है धन पूर्णांक और एक होता है अकेली संख्या शून्य पूर्णांक। तो उनमें से ऋणोत्तर संख्याओं का मतलब क्या हुआ, ऋण के अलावा आने वाली सभी संख्याएं। ऋण संख्याओं यानी ऋण पूर्णांकों के अलावा संख्याएं। तो ऋण पूर्णांक -1 -2 -3 उनको छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा, 0 बच जाएगा, 1 2 3 4 5 इस तरह की संख्या। तो इसके 2 आंसर लिखे हैं, आप याद रख लेना, एक पूर्ण संख्या ये भी आंसर सही है और ऋणोत्तर पूर्णांक ये भी आंसर सही है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 से ही ये क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम बहुपद है, वह बहुपद जिसकी घात 0 हो डेश कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसकी घात ही 0 हो जाए तो उस बहुपद को क्या नाम देंगे हम, तो उस बहुपद का नाम होता है अचर बहुपद। क्या होता है नाम, अचर बहुपद। वह बहुपद जिसकी घात 0 हो उसे क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रेखिक बहुपद की घात डेश होती है। रेखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जो रेखिक बहुपद है उसकी घात कितनी होगी। तो रेखिक बहुपद की घात सदैव 1 होती है। ठीक है, रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, 1 होती है। इसके बाद 11वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, चर का वह मान जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाए, बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, उस बहुपद का डेश कहलाता है। चर का एक ऐसा मान जिस पर बहुपद का जो पूरा का पूरा मान है वो 0 हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, तो उसका आंसर है शून्यक, शून्यांक या शून्यक। ठीक है, शून्यांक या शून्यक। शून्यक ज़्यादा करेक्ट वर्ड है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए, शून्यक लिख लीजिए इसकी जगह। ठीक है, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, शून्यक। वह मान जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाए उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। ओके, आगे है इसके बाद 12वां प्रश्न, निर्देशांक ज्यामिति में क्षैतिज अक्ष को डेश कहा जाता है। चैप्टर नंबर 3 का ये क्वेश्चन है, निर्देशांक ज्यामिति में क्षैतिज अक्ष को क्या कहते हैं। तो याद रखना बच्चों, किसी भी निर्देशांक ज्यामिति में 2 अक्ष होते हैं, एक होता है क्षैतिज अक्ष, एक होता है ऊर्ध्वाधर अक्ष। उसमें से जो क्षैतिज अक्ष होता है उसे एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। और इसी का ही एक और नाम है एक्स एक्स डैश अक्ष। 2 नाम है इसके, या तो आप स्मॉल में लिख दो एक्स अक्ष, या फिर उसे एक्स कैपिटल और एक्स कैपिटल का आगे इसके साथ डैश, एक्स एक्स डैश अक्ष। ये दोनों ही नाम है इसके, आप कोई सा भी एक आंसर लिख सकते हो। ज़्यादातर जनरलाइज ये हम लिखते होते हैं कि एक्स अक्ष कहते हैं, क्षैतिज अक्ष को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे उसमें क्षैतिज अक्ष पूछा था, यहाँ पर पूछा गया है निर्देशांक ज्यामिति में ऊर्ध्वाधर अक्ष को डैश कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष जो खड़ी रेखा होती है उसे बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं, वाई अक्ष।
y अक्ष को ही हम y डैश अक्ष भी कह सकते हैं। तो बच्चों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने कक्षा 9वीं के सहपाठियों के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको इस तरह के अलग अलग वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 14। क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वह डैश कहलाता है। दोनों अक्ष, एक तो क्षैतिज अक्ष और एक ऊर्ध्वाधर अक्ष, एक दूसरे को किस बिंदु पर काटते हैं, उस बिंदु का क्या नाम होगा? उसका नाम होता है मूल बिंदु। क्या नाम होता है? मूल बिंदु। ठीक है, क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष एक दूसरे को मूल बिंदु पर काटते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मूल बिंदु के निर्देशांक डैश होते हैं। मूल बिंदु के क्या निर्देशांक होते हैं? तो याद रखना बच्चों, मूल बिंदु को हम ज्यादातर ओ से लिखते हैं और इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। आगे है क्वेश्चन नंबर 16। किसी बिंदु का भुज डैश तथा कोटि डैश होता है। भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है? किसी भी बिंदु के लिए भुज किसे कहते हैं और कोटि किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है, भुज तो होता है एक्स निर्देशांक। एक्स निर्देशांक क्या कहलाता है? भुज कहलाता है। और कोटि क्या कहलाती है? उसका वाई निर्देशांक। वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 17वां, जिसमें हमसे पूछा गया है एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के द्वारा विभाजित तल का प्रत्येक भाग डैश कहलाता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, ये तो हमें पता ही है। उससे क्या होगा? जो तल है वो 4 भागों में विभक्त हो जाता है। जो निर्देशांक तल है उसके 4 भाग हो जाते हैं और प्रत्येक भाग का क्या नाम होगा? तो प्रत्येक भाग का क्या नाम होगा? चतुर्थांश। प्रत्येक भाग क्या होगा? चतुर्थांश, यानी चौथा हिस्सा। प्रत्येक भाग अपने आप में चतुर्थ अंश यानी चौथे पार्ट को डिनोट करेगा। ओके, आगे है इसके बाद 18वां क्वेश्चन, एवैसेदय वाला, फिलअप वाला। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक डैश तथा वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक डैश होते हैं। अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो उसके क्या निर्देशांक होते हैं, और वाई अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसके क्या निर्देशांक होते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो याद रखना, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा उसके निर्देशांक x,0 होगा। एक्स निर्देशांक तो उसका x होगा, लेकिन y निर्देशांक 0 होगा। x अक्ष पर किसी बिंदु में y निर्देशांक 0 होता है, और अगर कोई बिंदु y अक्ष के ऊपर स्थित है तो उसमें x निर्देशांक 0 होगा और y निर्देशांक y होगा। कोई भी मान हो सकता है ये। ठीक है, x अक्ष पर x का मान डिसाइड नहीं किया गया है, जबकि y का मान 0 होता है। और उल्टा है, इसमें y अक्ष में जाते हैं तो x का मान तो 0 है और y जो निर्देशांक है उसकी वैल्यू को हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, कुछ भी मान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 19वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चरों के वे मान जिन पर दी गई रैखिक समीकरण संतुष्ट होती हो। चरों के ऐसे मान जिन पर रैखिक समीकरण संतुष्ट हो जाती हो, रैखिक समीकरण के डैश कहलाते हैं। तो रैखिक समीकरण के क्या कहलाएंगे? हल। रैखिक समीकरण के जो हल होते हैं ना, वो क्या करते हैं? रैखिक समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हल। आगे है क्वेश्चन नंबर 20वां, 2 चरों वाली रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के डैश हल प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके कितने हल प्राप्त किए जा सकते हैं? 0, 1, 2, 3, कितने हल इसके मैक्सिमम हम प्राप्त कर सकते हैं? बच्चों यहां पर देखो, ax + by + c = 0, इसमें x और y 2 चर हैं। और याद रखना, अगर ऐसे आपको एक ही समीकरण दे रखी है जिसमें 2 चर है, 2 संख्याएं अज्ञात है। चर क्या होती है? अज्ञात संख्याओं को बोलते हैं। x भी अज्ञात है, y भी अज्ञात है। अगर इनके मान प्राप्त करना चाहें तो हम क्या करेंगे? पक्षांतरण के द्वारा इससे x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू y के ऊपर डिपेंड करेगी। x की वैल्यू y के ऊपर डिपेंड करेगी और y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड करेगी। तो यानी अगर मैं जैसे मान लो x की वैल्यू निकाल रहा हूं तो मुझे y का मान कोई ना कोई मान रखना पड़ेगा। तो y के मैं जितने मान रखते जाऊंगा उतने ही x के मान प्राप्त होते जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके कितने भी हल प्राप्त कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, अनंत हल प्राप्त कर सकते हैं इसके। ठीक है, जितने y के मान रखते जाओ उतने ही x के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा अपरिमित रूप से अनेक।
अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त किए जा सकते हैं, अनेक हल प्राप्त किए जा सकते हैं, इतना भी लिख सकते हो, ओनली ये वर्ड भी लिख सकते हो। और इसको हम अनंत हल भी लिख सकते हैं, अनंत हल प्राप्त किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21वां। पूर्ण अपने भाग से सदैव डैश होता है। अब ये हम यूक्लिड के जो ज्यामिति का परिचय है चैप्टर नंबर 5 उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 1 से 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब इस चैप्टर में देखो आपको पूछा गया है पूर्ण अपने भाग से सदैव होता है। पूर्ण जो होगा ना अपने आप में वो क्या होगा, अपने भाग यानी हिस्से से हमेशा तो क्या होगा, बड़ा ही होगा। पूर्ण जो होता है, एक रोटी जो होती है वो आधी रोटी से या रोटी के किसी एक टुकड़े से हमेशा क्या होगी, बड़ी ही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर होगा बड़ा। पूर्ण अपने भाग से यानी छोटे से जो पार्ट से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन 22वां। किसी समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु से, कोई समतल है उसमें एक स्थिर बिंदु है और उस स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है वृत्त। वृत्त की परिभाषा है किसी समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23वां, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 या 3 से अधिक एक ही रेखा पर स्थित बिंदु कहलाते हैं। एक ही रेखा पर अगर 3 बिंदु है या 3 से ज्यादा बिंदु है जो एक ही लाइन के ऊपर है, उन बिंदुओं को क्या कहेंगे, उनको सरेखी बिंदु कहेंगे। क्या बिंदु कहेंगे, सरेखी बिंदु कहेंगे। ठीक है, आगे इसके बाद अगला क्वेश्चन है 24वां। 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम कोण को कहते हैं। 180 डिग्री से तो बड़ा कोण हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा कोण हो तो उस कोण को क्या कहेंगे। तो इसका राइट आंसर है प्रतिवर्ती कोण। 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, 360 डिग्री से छोटा हो और 180 डिग्री से बड़ा हो, उस कोण को कहेंगे प्रतिवर्ती कोण। इसके बाद आगे है 25वां क्वेश्चन। रेखिक कोण युग्मों का योग सदैव डैश होता है। रेखिक कोण युग्म है अगर उनका योग क्या होगा, उनका योग हमेशा 180 डिग्री होगा। रेखिक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये आंसर आ गया। आगे है 26वां क्वेश्चन। शीर्षाभिमुख कोण डैश होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण सदैव डैश होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। तो इसका आंसर होगा बराबर। शीर्षाभिमुख कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं, दोनों ही आंसर है इसके। आगे है इसके बाद 27वां क्वेश्चन। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर डैश होती है। अगर 2 रेखाएं हैं या 3 रेखाएं हैं जो किसी एक रेखा के समांतर है तो उस रेखा वो रेखाएं आपस में भी क्या होगी, समांतर ही होगी। तो इसका राइट आंसर है समांतर। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर भी समांतर होती है। ठीक है, इसके बाद 28वां प्रश्न। 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली, 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण युग्मों का योग डैश होता है। तो इसका राइट आंसर है 180 डिग्री। अंतः कोण युग्मों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा अगर वो रेखाएं क्या है, समांतर है और उनको प्रतिच्छेद कर रही है तिर्यक रेखा। 29वां क्वेश्चन है। एकांतर कोण युग्म डैश होते हैं। एकांतर कोण युग्म बराबर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एकांतर कोण युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, आगे है इसके बाद 30वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ही आकार एवं एक ही माप वाली सभी आकृतियां डैश होती है। एक ही आकार हो और एक ही माप हो तो उन आकृतियों को सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। तो इसका उत्तर होएगा एक ही आकार एवं एक ही माप वाली सभी आकृतियां सर्वांग सम होती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण डैश माप का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो इसका उत्तर होगा 60 डिग्री माप का होता है। 32वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिलअप वाला। 2 सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं तथा संगत कोण डैश होते हैं। 2 अगर सर्वांग सम त्रिभुज हैं तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं अथवा समान होते हैं।
तो ये इसका आंसर है, बराबर अथवा समान, दोनों में से एक आंसर बनना है। 33वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, कोई भी समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो वह एक डैश कहलाता है। समांतर चतुर्भुज की एक गुणधर्म है अगर कि उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाता है तो वह एक आयत में बदल जाता है, तो इसे हम आयत लिखेंगे। समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो वह एक आयत कहलाता है। ठीक है। 34वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के डैश होती है। अगर कोई एक त्रिभुज है, उसकी दो भुजाओं के बीच वाले बिंदु, मध्य बिंदुओं को अगर हम मिला दें तो वो तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा समांतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, एक सम चतुर्भुज के विकर्ण डैश पर समद्विभाजित होते हैं। एक सम चतुर्भुज के विकर्ण हमेशा समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटते हैं और वो समान भागों में विभक्त भी होते हैं, यानी समद्विभाजित भी होते हैं। सम चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। ओके, आगे 36वां क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह एक डैश होता है। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हम नॉर्मली ये कहते हैं कि बराबर नहीं होते, जरूरी नहीं है ये, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो उसे हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे। लेकिन अगर वो विकर्ण बराबर हो जाते हैं तो वह समांतर चतुर्भुज का ही एक अन्य रूप बन जाता है जिसे हम आयत कहते हैं। आयत समांतर चतुर्भुज का ही एक रूप होता है लेकिन उसके विकर्ण बराबर होते हैं, तो इसका आंसर होगा आयत। ठीक है, आगे 36वें क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन है 37वां, किसी वृत्त के केंद्र पर, कोई वृत्त है उसके केंद्र पर समान कोण अंतरित करने वाली जीवा डैश होती है। अगर वृत्त है उसके केंद्र पर समान कोण बनाने वाली दो जीवाएं हैं तो दोनों जीवाएं हमेशा बराबर होती है, ये याद रखना। ठीक है, समान कोण बनाने वाली जीवाएं आपस में बराबर होती है। उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर समान कोण बन रहा है, समान जीवाएं हैं तो वो बराबर कोण बनाती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 38, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा जीवा पर डैश होती है। वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा, जीवा को दो बराबर भागों में डिवाइड करने वाली केंद्र से खींची गई रेखा हमेशा जीवा पर एक लंब बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, वृत्त की किसी जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, एक जीवा जो केंद्र पर कोण बना रही है, जीवा द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का डैश होता है। जो केंद्र पर कोण बनेगा ना, वह कोण क्या होगा, जीवा के द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित किए गए कोण का दुगुना होता है, 2 गुना होता है ये। ठीक है, यहां पर दुगुना शब्द आ जाएगा। और इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है हमारा अपने फिलअप वाला, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग डैश होता है, तो इसका आंसर है 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है सम्मुख कोणों का योग अगर वह चक्रीय चतुर्भुज है तो। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन 1 से 40 तक जो कि रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन थे। अगर आप इन 40 प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास कर लोगे तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो 8 अंक हैं वो पूरे के पूरे हासिल हो सकते हैं, मेरा ये मानना है। आप इस वीडियो को पूरा देखे हो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। टेक केयर, बाय बाय।